जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम संविधान स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीपीसी आरआरबी आने वाला है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। और आपका बीपीएससी भी आ रहा है, तो इससे कुछ आपको फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या संविधान देखिए, भारत को आज़ाद कराने में बहुत से वीरों का हाथ रहा, बहुत से आंदोलनकारियों का हाथ रहा। हमें जितनी आसान ज़िंदगी हम जी रहे हैं, भारत उतने ही संघर्षों को झेलता आया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो उस समय के थे, आने वाली पीढ़ी अच्छे से जी सके। और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारा संघर्ष किया, तब जाके भारत को आज़ादी मिली। तो ऐसा नहीं है कि आपने जोर ज़बरदस्ती करके अंग्रेज़ों से लड़ के, मतलब अंग्रेज़ों को भगा दिया, अंग्रेज़ों को मार पीट के भगा दिया। संभव नहीं था, क्योंकि उस टाइम भी उनके पास इतने हथियार थे कि हम उनको मार पीट के नहीं भगा सकते थे। लेकिन फिर आखिर वो भागे क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि भागना के? एक्चुअल में अंग्रेज़ आए किस लिए थे? अंग्रेज़ भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। जब तक व्यापार चल रहा था उनसे, भारत से अच्छा, तब तक तो ठीक था। अब क्या हुआ, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि हम एक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए। आप रेलवे उन्हीं की देन है, जिसकी वजह से चल रहा है इतना बड़ा नेटवर्क, उन्हीं की देन है। और बहुत सारे सती प्रथा को बंद किया उन्होंने, विधवा प्रथा को बंद किया, बहुत सारी चीज़ें बंद की उन्होंने। तो अच्छे काम भी किए, लेकिन साथ के साथ उन्होंने लोगों का शोषण भी किया, और इससे लोग परेशान हो गए। और क्या हुआ, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया गया। उनके विदेशी वस्त्रों का विरोध कर दिया, विदेशी स्कूलों का विरोध कर दिया। कोई काम पे जाने को राजी नहीं थे, मारना है मार लो, लेकिन हम अब विदेशी काम नहीं करेंगे। तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमारे यहाँ दाल गलने वाले नहीं है। जिस व्यापार के चक्कर में आए थे, अब यहाँ के लोग, क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि पूरा विदेश उठ के आ गया था। कुछ 10,000, 20,000 लोग आए थे, जो पूरे भारत पर राज कर रहे थे, लोगों से काम करवा रहे थे लोग। लेकिन अब काम करने को राजी नहीं थे, रोज लोग काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों को जागरूक हो गए थे ना। गांधी जी आए, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, इतने सारे आंदोलन ही हुए, लोग जागरूक हो गए, सब गांधी जी के साथ मिल गए। एक बहुत असहयोग आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। अब इसमें हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई अब यहाँ से जाना ही अच्छा है, ये काम करेंगे नहीं। और हर बार मतलब अब ऐसा होता है कि अगर हम इनके एक मारे तो ये हमारे 10 सैनिकों को पकड़ के मार देते हैं। यहाँ मरने से अच्छा है कि चलते हैं, अब यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, व्यापार अब हो नहीं पाएगा। तो जाने से पहले उन्होंने कहा कि हम आपको आपका भारत दे के जा रहे हैं, और वो आप इस तरह का एक मतलब नियम संविधान बनाइए जिससे आप भारत को चला सके। तो उसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। और इस संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 जुलाई 1946 को। कब हुआ? 9 जुलाई 1946 को। इसमें कितने सदस्य हुए? 389 सदस्य हुए। 389 सदस्य, जिसमें से आपके 208 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। सदस्य किसके थे? ब्रिटिश के थे। और 4 जो थे 282 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के, और 4 सदस्य कमिश्नरी के, और 73 सदस्य 93 सदस्य जो थे वो किसके थे? देसी रियासत के थे। देसी रियासत के। तो 292 सदस्य कैसे थे? ब्रिटिश के, 4 कमिश्नरी के, और 93 देसी रियासत के थे। ठीक, 93 देसी रियासत से चुन के आए थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनका मतलब चुनाव हुआ। 389 सदस्यों में विधान प्रांत का चुनाव हुआ। तो इसमें 389 सदस्यों में चुनाव हुआ, और इसमें से चुनाव में जो चुन के आए, उसमें 208 सदस्य जो थे वो क्या आए? कांग्रेस के आए। 208 सदस्य कांग्रेस के,
73 मुस्लिम लीग के, मुस्लिम मतलब 389 सदस्यों में इतने सदस्य तो थे कि 292 सदस्य ब्रिटिश के, 4 कमिश्नर, 93 देसी रियासतों के, लेकिन 389 में चुन के कितने आए? तो 389 में मात्र 296 ही चुन के आए थे, ठीक है, जिसमें से 208 सदस्य कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 जो थे वो किसके थे? अन्य दल के थे। जो भी बाकी छोटे मोटे दल थे उन दलों के कितने थे? 15 थे। तो ये चुन के आए, ठीक है। अब जब ये चुनाव हो गया तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कि कौन सी बैठक हुई? पहली बैठक। और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? स्थायी सदस्य चुना गया, स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा क्या जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में सच्चिदानंद सिन्हा, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में रहेगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन सी मार के आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो गलत हो जाता है। वो मारते क्या सोच के हैं कि स्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, एक्चुअल में है नहीं, वो पूछा नहीं है, वो सही पूछा है प्रथम अध्यक्ष। देखिए, प्रथम अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, भले वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम तो थे ना, अध्यक्ष तो थे, लेकिन वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन है, तब आपको क्या मारना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे पूछ रहा प्रथम अध्यक्ष, तो आपको मारना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे बोलेगा अस्थायी अध्यक्ष, तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपसे बोलेगा स्थायी अध्यक्ष, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, मतलब इसके 2 दिन बाद, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बताया गया कि संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ये संविधान जब बनना स्टार्ट हुआ तो इस पूरे संविधान को बनने में समय कितना लगा? तो समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जब संविधान बनकर तैयार हो गया, इसके अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। 8 क्या थी? अनुसूची थी। वर्तमान में क्या है कि आपके 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। 12 क्या है? अनुसूची हैं। देखिए, अनुच्छेद आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ज़्यादा है, 470 या 68 के करीब है, लेकिन होता क्या है? देखिए, अनुच्छेद जो है हमेशा 395 ही रहेंगे, भले अनुच्छेद में संशोधन करके उसमें जोड़ दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए, अगर नागरिकता में कोई संशोधन करना है तो
नागरिकता के बारे में किस में, भाग 2 में 5 से 11, ठीक है। तो उसमें अगर कोई संशोधन करना है 5 से 11 के बीच में किसी में भी संशोधन करना है, मान लीजिए भाग 5 में संशोधन किया गया, तो संशोधन करेंगे तो उसमें कैसे जुड़ेगा, भाग 5 और ए करके, 5A करके या क करके या ख करके इस तरह से जुड़ेगा। लेकिन है तो वो 300 जो जितने अनुच्छेद थे 5 के अनुच्छेद 5 का क हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो अनुच्छेद 5 में ही ना। तो इसी तरह भले अनुच्छेद जोड़े गए हैं लेकिन वो किस में है, 395 ही अनुच्छेद है, उसमें क ख ग ABCD करके जोड़ दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची है। अनुसूची के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अनुच्छेद जानते हैं कि क्या है। देखिए इसके 22 भाग है, मतलब 22 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर का अपना अलग अलग है। जैसे भाग 1 में भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, फिर उसके बाद भाग 2 में, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे भाग, फिर इस तरह भाग 3 भाग 4 भाग 5 सभी भागों को पढ़ेंगे। पहले हम आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, भाग 1। अब भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं, तो 1 से 4। भाग 1 में अनुच्छेद कितना, 1 से 4। और इसमें किस बार भाग 1 में किसकी चर्चा है, राज्यों के संघ की। अब आते हैं हम अनुच्छेद 1 पर। अब देखिए अनुच्छेद 1 क्या बोलता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है और इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अब देखिए संघ का मतलब क्या, जैसे देखिए अनुच्छेद 1 बोल रहा है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। इस संघ का मतलब है यूनियन। क्या है, यूनियन। और एक संघ होता है फेडरेशन। अब यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है, तो यूनियन और फेडरेशन में अंतर ये है, फेडरेशन का मतलब हुआ कि कई सारे राज्य मिलते हैं और एक अपनी पॉलिसी बनाते हैं और कहते हैं कि केंद्र इसका शासन करेगा, सब एक ही पॉलिसी पे चल रहे होते हैं। लेकिन फेडरेशन में क्या होगा कि मान लीजिए किसी राज्य का मन है अब हम इसमें नहीं रहना चाहते हैं तो वो अलग हो जाएंगे। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में क्या है कि अगर आप भारत का एक बार अंग बन जाते हैं तो आप इससे अलग कभी भी नहीं हो सकते हैं। यही हुआ यूनियन, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, क्या आप भारत के राज्य कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो राज्यों का एक संघ है। और फेडरेशन क्या है कि कभी भी कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं। तो अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है कि भारत राज्य का संघ है और इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि देखिए भारत एक तो ये कह रहा है कि राज्यों का संघ है, ये टूटकर अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है ना कि हम मिला नहीं सकते, मिला तो सकता है ना। तो अनुच्छेद 2 में उसी की चर्चा है। अनुच्छेद 2 में कहता है कि अगर कोई विदेशी राज्य हमारे भारत में आकर मिलकर रहना चाहता है तो वो रह सकता है, लेकिन आप ये जो है संसद इसका तय करेगा कि इस रहना है कि नहीं रहना है। और संसद भी क्या करेगा, राष्ट्रपति को पहले पूर्व सूचना दे देगा कि हम फलाना विदेशी राज्य को भारत में मिला रहे हैं। तो वो किसके अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। विदेशी राज्य को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। देखिए इसका एक उदाहरण कौन सा है, सिक्किम के बारे में आपने सुना होगा। तो ये देखिए
तो ये कुछ भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये पूरा हिस्सा चीन है, ठीक। और यहाँ पे ये आपका ये नेपाल हो गया, और यहाँ पे आपका सिक्किम है, ठीक है। एक्चुअल में था क्या, ये तिब्बत था, चीन के अंदर तिब्बत था। तो तिब्बत पहले एक अलग देश था। तो तिब्बत पे क्या हुआ, चीन ने हमला किया और चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद तिब्बती जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको 4 दिशाओं में फैला दिया। कुछ को इधर फेंक दिया, कुछ को उधर फेंक दिया, मतलब सबको अलग अलग कर दिया। एक फैमिली के अंदर अगर 5 भाई हैं तो 5 को अलग अलग जगह भेज दिया। क्यों? ताकि ये आंदोलन ना कर सके कि ये देश मेरा है, मेरा है। अब यहाँ पे अपने लोगों को डाल दिया। अब तिब्बत पे जब वहाँ के लोग ही नहीं है तो कौन कहेगा कि भाई हमको चीन से अलग कीजिए। तिब्बत आराम से रह रहा है चीन के साथ। सिक्किम को डर हो गया। सिक्किम बोला अरे भाई अगर मेरे साथ ऐसा किया तो मेरा क्या होगा, हम तो बर्बाद रहेंगे। इतने सुखे राज्य हैं छोटे से, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो कहा बगल में भारत है भाई, एक पास जो आया, भारत से बोला प्रभु हमको मिला लीजिए, नहीं तो हमको चीन बर्बाद कर देगा। भारत तो भाई अतिथि का सम्मान करना जानता है। कहा ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाइए, लेकिन आपको हमारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से जब एक बार आप मिल जाएंगे तो आप हमसे अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। सिक्किम कहता है बर्बाद होने से अच्छा है कि मिल जाओ भाई, नहीं तो पता लगे कि हम बर्बाद हो जाए। लेकिन भारत से बोला देख भाई ऐसा तो नहीं करेगा, एक को अरुणाचल प्रदेश तो एक को बंगाल, एक को बिहार तो एक को महाराष्ट्र भेज दो। भारत बोला ना कोई दिक्कत नहीं, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो। तो 16 मई 1975 को अनुच्छेद 2 के तहत किसको मिला लिया गया, सिक्किम को भारत का एक अंग बना दिया गया, ठीक है। पहले सिक्किम एक विदेशी राज्य था। अब आते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि जैसे देखिए इसमें राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर राज्यों को मिला लिया था, विदेशी राज्यों को। और अनुच्छेद 3 कहता है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे दीजिए और राज्य के जो है आप किसी भी राज्य का नाम बदल दीजिए, किसी भी जगह का नाम बदल दीजिए, किसी राज्य की सीमा बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। जैसे उड़ीसा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ओडिशा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओडिशा कर दिया गया। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। और कैसे? राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर आप किसी भी राज्य की सीमा या राज्य का नाम बदल सकते हैं। तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य या राज्य का नाम या सीमा बदलना। ये सारे काम संसद के थ्रू होंगे, ये नहीं कि कोई एक आदमी कर देगा। ये भी जैसे राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर संसद, यहाँ लिख लीजिए संसद, विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर संसद किसी भी राज्य का नाम या सीमा को बदल सकते हैं। तो संसद क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जनता प्रतिनिधि चुन के भेजती है ना, तो इसीलिए संसद के थ्रू ये बिल पास होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे किसान बिल के लिए क्या किया कि आपस में मिलकर एक बिल पास कर दिया और एक कानून ला दिया। भले अब आंदोलन हो रहा, बात अलग है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 4 पे। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि आपने जो 2 और 3 में संशोधन किए हैं ना, ये संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति इसको मतलब मना नहीं कर सकता, मतलब राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकता है, निलंबित नहीं कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या इसको निलंबित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 368 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी प्रस्ताव को वो ठुकरा दे, ठीक है, या फिर अपने पास सुरक्षित रख ले जेबी वीटो के थ्रू। एक है, आप पढ़िएगा आगे, मैं आगे आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 और 3 को किससे? अनुच्छेद 2 और 3 को 368 के बाहर रखा गया।
और राष्ट्रपति इसको क्या नहीं कर सकता, निलंबित नहीं कर सकता। निलंबित करेगा क्यों? जब उसको निलंबित करना होता तो पूर्व सूचना ही नहीं देता। देखिए, राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम के लिए भारत में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कोई काम नहीं होता है। देखिए, राष्ट्रपति सिर्फ साइन करते हैं, ठीक है, और उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि जो केंद्र में सरकार होगी वो हमेशा सूचना देगी। मान लीजिए राष्ट्रपति क्या बोला, हम नहीं मानेंगे, तो होगा कुछ नहीं, महाभियोग चला देंगे। महाभियोग के लिए 50% चाहिए किसी भी सदन से, तो किसी भी सदन से उनको महाभियोग चल जाएगा। आप खुद देखिए, अगर मान लीजिए भाजपा के बाद राष्ट्रपति नहीं मानते हैं तो भाजपा के पास तो वैसे ही पूर्ण बहुमत है, किसी भी टाइम महाभियोग चला के उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को लगभग ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा में, कांग्रेस में भी हर समय हर जगह पर राष्ट्रपति बात मान ही लेते हैं, मानते ही हैं। यहाँ तो पहले ही पूर्व सूचना दे दिया था, तो जब पूर्व सूचना दे दिया तो इसका हिम्मत है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत 2 और 3 में जो संशोधन हुआ उसको निलंबित कर दे? नहीं। तो बस अनुच्छेद 4 में यही लिखा गया है कि 2 और 3 में जो भी संशोधन हुए हैं उसे 368 से बाहर रखा जाएगा, राष्ट्रपति से निलंबित नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। और आगे समझिए, राष्ट्रपति इसको निलंबित नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया कि अनुच्छेद 1 में बताया भाई भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में जो राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये कैसे मान लें हम भारत का हिस्सा है? इसके बारे में भी तो कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए ना। तो इसके बारे में आपको अनुसूची में बताया गया है, और अनुसूची 1 में बताया गया है कि भारत के राज्यों के बारे में कहाँ बताया गया है? अनुसूची 1 के अंतर्गत। कि इसमें तो बता दें कि भारत राज्यों का संघ, भैया जितने भी राज्य हैं वो भारत के मतलब वो कभी टूट नहीं सकते, ये संघ के अंतर्गत आते हैं, यूनियन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अनुसूची 1 में बताया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं, जो राज्यों के बारे में किस में बताया गया है? अनुसूची 1 में बताया गया है, ठीक है। और अब मान लीजिए, देखिए अब क्या हुआ कि सिक्किम को मिला है, अनुच्छेद 2 के तहत मिला लिया होगा विदेशी से राज्य। तो अगर इसमें संशोधन हुआ तो अनुसूची में भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में राज्यों के बारे में बताया गया। अब सिक्किम जब नया राज्य आया होगा तो अनुसूची 1 में डाला गया होगा कि भैया अनुसूची 1 में क्या है, सिक्किम को डाल दिया जाए, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, जब 1 में जैसे अनुच्छेद 2 या 2 में कुछ भी हुआ, या 2 में या 3 में कुछ भी हुआ, तो उसको अनुच्छेद 1 या 4 में भी मतलब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, क्योंकि राज्यों के बारे में एक उसमें है अनुसूची 1 में। अब मान लीजिए जैसे ये राज्य का सीमा बदल दिया, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो एक नया राज्य बन गया, फिर अनुसूची 1 में तो डालना पड़ेगा क्योंकि संशोधन हुआ है यहाँ पर, तो उसे 1 में डालना पड़ेगा। 4 में इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो राज्य हैं उनके राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया। किसमें? अनुसूची 4 में। तो जब झारखंड बनेगा तो उसके भी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व जाएंगे, तो अनुसूची 4 में भी क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। तो अनुसूची जब 2 या 3 में कुछ भी होगा तो अनुसूची 1 और 4 में भी जरूर संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आज भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में आज मैंने आपको पढ़ाया। धीरे धीरे हम भाग 2, 3, 4, 5 जितने भी भाग हैं हम सभी को पढ़ेंगे, और बड़े आराम से पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। लोग लगता है कि हम 395 अनुच्छेद कैसे याद करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगा, कुछ नहीं सोचना, बस एक इस तरह से कहानी पढ़ते जाना है, याद करते जाना है। अभी इसमें एक अखंड भारत के बारे में रह गया है कि किस तरीके से भारत खंडित हुआ, कैसे पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश, म्यांमार अलग हो गए। उसके बाद हमारे यहाँ जो 552 देसी रियासतें थी, प्रिंसी स्टेट थे, कैसे उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने भारत में मिला के रखा। कौन से 3 राज्य ऐसे थे जो भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे, वो अपना अलग ही कानून देश बनाना चाहते थे, या फिर पाकिस्तान में जाके मिलना चाहते थे। किस तरीके से ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिला लिया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो मेरे नए विजिटर हैं, अगर वो आप इस चैनल तक पहुँच जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।